किला लाहौर में जहांगीरी क्वाड्रेंगल के अंदर जहाँ जहांगीरी महल और जहांगीरी खाबगाह है, वहाँ ही एक और अहम छोटी सी इमारत है। इस इमारत के बारे में अक्सर ये तअस्सुर था कि ये ख़जाने की इमारत या ट्रेजरी है, लेकिन हकीकत में ये ख़जाने की इमारत नहीं थी। अलबत्ता इसे हवा महल या समर पेविलियन के तौर पर बखूबी इस्तेमाल किया गया। ऐसी ही इमारत जहांगीरी महल के दूसरी जानब भी थी, जो इस क्वाड्रेंगल को बैलेंस करती थी। बदकिस्मती से वो इमारत अब गिर चुकी है और उसके नक्श भी बाकी नहीं। ये इमारत अकबर और जहांगीर के दौर में मारज़ वजूद में आई, लेकिन बाद अज़ां इसकी भी छत गिर गई और सिखों के दौर में इसकी छत दोबारा बहाल की गई। आज का मौजू यही इमारत है जिसे हम सैदरा कहते हैं। शीश महल के सेहन के बाद जहांगीरी क्वाड्रेंगल इस किला का सबसे वो अहम हिस्सा है जो खूबसूरती के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। इसी क्वाड्रेंगल के गिरदा गिर्द बहुत सी इमारतें हैं जो अकबर और जहांगीर के दौर में मार्ज़ वजूद में आईं, और सैदरा इमारत भी उसी वक्त तामीर हुई। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सैदरा की इमारत बाद में किसी हद तक मुनहदिम हो गई और सिखों ने इसे बहाल किया। यही वजह है कि इसके गुंबदों पर अब भी सिख और हिंदू दौर के और उस तर्ज़ तामीर के असरात नुमायाँ हैं। बेहतर होगा कि इसका एक हम करीब जाकर जायज़ा लें और देखें कि अंदर से और बाहर से ये इमारत कैसी है। बिलाशुबा इस छोटी सी इमारत में अकबर दौर की यादगारें, जहांगीरी दौर का सुर्ख पत्थर और फिर सिखों के दौर की काफ़ी खूबियाँ नुमायाँ हैं। आइए इनका एक तज़किरा करते हैं। सैदरा की इमारत एक प्लेटफार्म पर खड़ी है और ये प्लेटफार्म सतह ज़मीन से तकरीबन 2.5-3 फुट बुलंद है। इसकी बुलंदी की एक वजह यह है कि इस प्लेटफार्म के नीचे 2 मंजिला एक तहखाना है, और जहाँ ये जो आप ओपनिंग्स की एक कतार देख रहे हैं, रोशनदान, और जहाँ ये रोशनदान टूट गया है और हम अंदर झांक सकते हैं, इस रोशनदान का मकसद भी यही था कि इसके नीचे जो तहखाना है वहाँ तक रोशनी पहुँचाई जा सके। इस रोशनदान की कंस्ट्रक्शन काबिल दीद है, यानी यहाँ से ये सीधा अंदर जाता है, फिर अमूदी तौर पर नीचे चला जाता है और फिर हमवार होकर अंदर रोशनी फेंकता है। इस बिल्डिंग के सामने एक छोटा सा हाउस है जिसमें हर वक्त पानी जमा रहता था और इस हवा महल के लिए ठंडी हवा मुहैया करता था। पीछे इसके 3 दर सुर्ख सैंडस्टोन में बनाए नज़र आते हैं, जिनमें कोलम्बियन ट्रेबिएटेड स्टाइल की कंस्ट्रक्शन बहुत वाज़ेह है। दाएं और बाएं जानब 2 और चौकोर दर नज़र आते हैं जो वो इस वक्त सफ़ेद सीमेंट में मदफन है, लेकिन शुरू में ये भी सुर्ख सैंडस्टोन से ही तामीर किए गए थे। इन 5 ओपनिंग्स के अलावा दाएं और बाएं जानब यानी मशरिक और मगरब की सिमत 2 और दरवाजे भी हैं। फिर दाएं और बाएं जानब आपको जो 2 अलग दरवाजे नज़र आ रहे हैं, इनके पीछे अलग अलग कमरे हैं, जबकि दरमियानी 3 ओपनिंग्स के पीछे एक बड़ा कमरा है। दरमियान में छत इसकी कमानदार है और उसके ऊपर ही हमें एक कमानदार छज्जा नज़र आ रहा है जो बाहर की निकली हुई ब्रैकटों पर खड़ा है। ये ब्रैकटें अपने सरपेंटाइन स्टाइल की वजह से काफ़ी मशहूर थीं। छज्जा जो है उसका मुआजना मुग़ल दौर के छज्जे से बड़ा ज़रूरी है। यहाँ ये छज्जा बिल्कुल सॉलिड है और वज़न में बहुत भारी, जबकि अगर आप मुग़ल दौर की इमारत का छज्जा देखें तो वो हल्का और ज़्यादा बाहर को निकला हुआ है। इसी तरह अगर आप गुंबदों का जायज़ा लें तो सिख दौर का गुंबद और मुग़ल दौर का गुंबद साथ साथ देखें तो आपको फ़र्क बखूबी नज़र आएगा। दरमियान का जो कमानदार छत है, इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है, इसे हम क्रोकोडाइल टेल कंस्ट्रक्शन कहते हैं, यानी वो कंस्ट्रक्शन जैसे हमें मगरमच्छ की दुम पर नज़र आती है। यहाँ से हमें उस दौर का आगाज़ भी मिलता है जो आगे चलकर यहाँ की एक दूसरी बिल्डिंग जिसे हम खिलवत खाना कहते हैं, उसकी कमानदार छत और फिर नौलखा की कमानदार छत देखने में आई। वो ये छतें सिखों के दौर में बनी, लेकिन बाद में भी इनमें तामीर और तरक्की का काम हुआ या रेनोवेशन और रेस्टोरेशन का काम हुआ, और इस वक्त जो हमें इसके फिनल नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक नए हैं। सैदरा के सामने तकरीबन 5-6 फुट के फासले पर यह पानी का हौज़ है। इस हौज़ को दिखाने का मकसद ये है कि एक तो आप इसकी गहराई देखें, ये तकरीबन 4.5 फुट के लगभग है। दरमियान में इसके इनलेट है जहाँ से पानी इस हौज़ को सप्लाई किया जाता था, और उस कोने में वो आउटलेट है जहाँ से पानी का इखराज होता था।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस हौज के नीचे एक तहखाना है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस हौज के नीचे एक तहखाना भी है, उस छत की गहराई कितनी होगी, और फिर उस छत में जबकि एक पानी का हौज भी है, उसको वाटर टाइट करने के लिए उस वक़्त क्या इंतज़ाम किया गया होगा। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। सिखों के दौर में जब इस सदरा की दोबारा तामीर हुई और इसे बहाल किया गया, तो इसमें बहुत से सिख एलिमेंट्स का इजाफा किया गया। मिसाल के तौर पर हमें यहाँ 2-3 चीज़ें वाज़ेह तौर पर नज़र आती हैं। एक तो ये मिनिएचर स्टाइल में की गई पेंटिंग है, जिसमें सिख स्कूल ऑफ मिनिएचर के वो पेंट्स और वो रंग हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं जो उस वक़्त सिखों के मिनिएचर्स में इस्तेमाल होते थे। इनमें जर्द रंग, जो येलो ओकर टेक्निकली कहलाएगा, वो गहरा सुर्ख रंग, नीला रंग और गोल्डन रंग का इम्तजाज शामिल है। इसके अलावा इस मिनिएचर नुमा पेंटिंग के दाएं और बाएं जानब हमें वो पैनल्स भी नज़र आते हैं जिनमें फ्लोरल मोटिव्स नुमाया हैं, और इनमें एक बार फिर वही रंग इस्तेमाल किए गए हैं जिनका इस्तेमाल हमें पेंटिंग्स में नज़र आता है। ऐसी ही कुछ पेंटिंग्स इस इमारत के अंदर भी हैं, अभी हम उनको भी देखेंगे। इसके अलावा इस इमारत पर टेराकोटा सुर्ख सैंडस्टोन से तामीर की गई जालियाँ भी हैं, लेकिन ये जालियाँ सिखों के दौर से ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि सिखों के दौर के बाद जब इस इमारत को अंग्रेज़ों ने और फिर पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहाल किया, तो ये जालियाँ उस वक्त लगाई गई। दरवाज़ों के ऊपर जो जालियाँ हैं उनको हश्त पहलू मोटिव्स में तकसीम किया गया है। फिर हर हश्त पहलू मोटिव के बीच में 5-5 पहलुओं वाली शेप्स हैं, और उन शेप्स के दरमियान में एक सितारा नुमा शेप दी गई है। ये तमाम की तमाम कंपोजिशन इन 3 एलिमेंट्स पर मुनसर है। छज्जे के नीचे जो ब्रैकेट्स दी गई हैं वो तकरीबन 6 मंजिला हैं। अव्वल एक नीचे की जानिब एक छोटी सी प्रोजेक्शन है, उसके ऊपर एक सर्पेंटाइन ब्रैकेट शुरू होती है, और फिर तीसरी मंजिल पर एक बाहर को निकला हुआ बीम है। लेकिन दरअसल ये 3 के 3 अलग अलग पहलू नहीं हैं, बल्कि एक ही पत्थर के टुकड़े में से काट कर ये 3 साख्तें बनाई गई हैं। इनके ऊपर इस इमारत का छज्जा है। अंदर की जानिब इस इमारत के 3 कमरे हैं। एक बड़ा कमरा दरमियान में वाक़या है जो शक्ल में मुस्ततील है, जबकि दाएं और बाएं जानिब 2 छोटे कमरे हैं, वो प्लान में बिल्कुल मुरब्बा हैं। छोटों कमरों के 3 जानिब 3 दर हैं, जबकि चौथी जानिब जो कि शुमाली जानिब है वहाँ जाली नस्ब है। इसी तरह बड़े कमरे की शुमाली जानिब भी एक बहुत बड़ी जाली नस्ब है, और फिर आखिरी कमरे में भी शुमाल की जानिब एक जाली है, और उस दरवाजे से बाहर जाने का रास्ता है। दरवाज़ों के ऊपर हमें एक कॉर्निस बनी नज़र आती है जो थोड़ी सी अंदर आती है, उस पर बहुत ही खूबसूरत किस्म की डेकोरेशन अब भी बाकी है। दरवाज़ों के दाएं और बाएं जानिब छोटे छोटे दालान बने हैं जो चीज़ों के रखने के काम आते हैं। ऊपर की जानिब दरवाज़ों के ऊपर कभी हवाई गुजरगाहें थीं जो अब बंद कर दी गई हैं। छोटे कमरों के ऊपर जो छतें हैं वो स्टेलेक्टाइट पेंडेंटिव्स पर बनी हुई हैं और तकरीबन गुंबद नुमा हैं, जबकि बड़े कमरे की छत जो है उसमें स्टेलेक्टाइट तो नहीं, लेकिन वो छत भी गुंबद नुमा है, और उस पर अब भी सिख दौर की डेकोरेशन बाकी है। दरमियानी कमरे की शुमाल की जानिब 3 जालियाँ या दरवाज़े हैं जिनमें जालियाँ नस्ब की गई हैं। इन जालियों को भी मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया गया है। दरमियान का हिस्सा खाली है और बड़ी हद तक हमें 9 लखा की जालियों की याद दिलाता है। ये हिस्सा जो है ये 6 पहलू वाले मोटिव या हेक्सागोनल मोटिव पर मबनी है, जबकि यहाँ आकर देखें तो ये डिज़ाइन बड़ा इंट्रिगिंग किस्म का डिज़ाइन है। मसलन अव्वल तो ये 8 पहलुओं वाली एक शक्ल इस्तेमाल की गई है। ये शक्ल भी 8 पहलू वाली है, ये भी 8 पहलू वाली है, ये भी 8। लेकिन जब हम दरमियान में आते हैं तो यहाँ हमें एक अजीब शक्ल नज़र आती है जिसके तकरीबन 10 पहलू हैं। ये शक्ल यहाँ भी फैली हुई है और यहाँ भी फैली हुई है, और ये दरमियानी शक्ल इन 8 पहलू शक्लों को आपस में मिलाती है। यहाँ भी वही पैटर्न चलता है और नीचे भी, जबकि यहाँ नीचे जाकर 8 पहलू मोटिव दोबारा रिपीट किए गए हैं। इसी किस्म की जालियाँ दरमियान में और फिर कुल राइट पे भी हैं। ऊपर की जानिब इन जालियों की दूसरी मंजिल है, और वहाँ भी हमें एक दिलचस्प पैटर्न नज़र आता है जिसमें हेक्सागोनल मोटिव और उसमें पेंटागोनल मोटिव और दरमियान में एक 8 पहलू सितारा है। इन जालियों की खिड़कियों से अगर आप झांक कर बाहर की जानिब देखें तो आपको अंदाज़ा होगा
کہ واقعی اس کمرے کے نیچے 2 تہہ خانے ہیں اور یہ عمارت سطح زمین سے بہت بلند ہے۔ کمرے کی مشرقی، جنوبی اور مغربی دیواروں پر، خاص طور پر دروازوں کے اوپر، ہمیں کچھ تصاویر بنی نظر آتی ہیں۔ ان تصاویر میں کرسچینٹی کا رنگ نمایاں ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصاویر سکھ دور میں نہیں بلکہ انگریزوں کے دور میں تعمیر کی گئیں۔ برصغیر میں مسلمانوں کی عمارت سازی کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں اور فرما رواؤں نے پانی اور ہوا کو اپنے محلات اور قلعوں میں بخوبی استعمال کیا۔ آج بھی لاہور قلعہ میں ایسی بے شمار عمارات ہیں جہاں ہوا نہ بھی چل رہی ہو تو ان کے اندر ہوا کے بخوبی چلنے کا احساس ہوتا ہے۔ ایسی عمارات عام طور پر ہوا محل کہلاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مغلوں نے جتنے بھی قلعے تعمیر کروائے ان میں ہوا محلوں کا بڑا دخل ہے۔ دوسرا پہلو پانی کا تھا، اس پہ ہم کسی مختلف یا دیگر پروگرام میں ذکر کریں گے کہ مغلوں نے اپنی عمارات میں پانی کو کس بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ یہ سیدرہ بھی ایک ہوا محل تھا جہاں ہوا کو بخوبی استعمال میں لایا گیا۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔